नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यू हैं ये आपके पॉलिटी के सेक्शन से लिए गए हुए हैं। तो बारी बारी से करके हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल एनालिसिस है और उनके आंसर जो हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान के भाग 4A से संबंधित नहीं है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि भाग 4A या फिर मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित नहीं है। पहला अगर देखें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1976 में, 1976 में आया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। और आर्टिकल 51A में जो किसको रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। किसको रखा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। तो अब यहां पर जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय नागरिकों के लिए क्या किए गए, मौलिक कर्तव्य डिसाइड किए गए कि यह भारतीयों के अपने मौलिक कर्तव्य होंगे और इनका पालन करना हर एक भारतीय की क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये लाया गया 1978 में, लेकिन 4A से जुड़ा हुआ कोई भी एज प्रोविजन जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो इसको लाया गया 2002 में। और 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, और वो फंडामेंटल ड्यूटी ये जोड़ी गई कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाए, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर जो है 42 और 86 ये दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो दोनों जो हैं ये पार्ट 4A से रिलेटेड हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। दूसरा जो है वो पार्ट 4A से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि मंत्री परिषद के संबंध में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो लोकसभा का अध्यक्ष सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। दूसरा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो पहले स्टेटमेंट में हम देखते हैं, पहला है कि लोकसभा का अध्यक्ष सभी मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल है आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 में क्या है कि जो राष्ट्रपति है, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेगा कि सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। ठीक है। बाकी जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों को भी शपथ क्या करेगा, मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाता है, बल्कि कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। दूसरे की बात करें, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां पर यह गलत है। मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति नहीं, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसद के दोनों सदनों के प्रति नहीं, बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर देखें तो एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें यह बोला गया कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, कि जो मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वह प्रधानमंत्री सहित, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स,
ठीक है, तो प्रधानमंत्री सहित जो है, ठीक है, लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 91 में यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में यह बोला गया कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वह संख्या प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ऐसा प्रोविजन जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या किया गया, लाया गया। और यहां पर मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 दोनों आपके यहां पे क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों की समान भूमिका होती है। एक बार मतदान पूरा हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग अपने आप किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता है। इसमें करेक्ट पूछ रहा है, सही ऑप्शन कौन सा। पहला देखें, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, अगर हम देखें आर्टिकल 243 के, तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनसे रिलेटेड जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन को निर्देशित करना, ठीक है, और उनके लिए नियमावली बनाना और जो निर्वाचन सूची है उसकी नामावली तैयार करना। तो वो सारे काम जो हैं वो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किए जाते हैं। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखें तो आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों की समान भूमिका होती है। तो सही बात है कि निर्वाचन आयोग का जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय लेने में जो जितने भी चुनाव आयुक्त हैं उन सभी चुनाव आयुक्तों की जो है क्या कैसी भूमिका होती है, समान भूमिका होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि एक बार मतदान पूरा हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग अपने आप किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो ये सही है, ठीक है, कि एक बार मतदान हो गया, उसके रिजल्ट आ गए, उसका परिणाम घोषित हो गया और उसके बाद फिर आयोग जो है वो अपने आप, ठीक है, अपने आप किसी भी परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। और यहां पर भी हमें पहला इन 3 में दिख रहा है तो ये तीनों जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 2 और 3 यहां पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला है कि क्षमा शक्ति और निहितार्थ, यानी कि ये जो सवाल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 यानी कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, तो प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियों के संदर्भ में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि लघुकरण, तो लघुकरण यानी कि जिसे कम्यूटेशन बोलते हैं, तो लघुकरण में क्या है कि सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना कम करना, तो ये सही नहीं है। कम्यूटेशन का मतलब यह है कि जो सजा है सजा की प्रकृति को क्या कर देना, सजा की प्रकृति को बदल देना, प्रकृति को बदल देना। अब प्रकृति को कैसे बदल देना, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसका मृत्युदंड से क्या कर दिया जाएगा, उसको कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आजीवन कारावास में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यानी कि क्या होगा कि यहां पर सजा का जो नेचर है, नेचर एक क्या था, मृत्युदंड था, मृत्युदंड से क्या कर दिया गया बदल के कि उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कम्यूटेशन में आएगा, बल्कि यहां पर सजा की अवधि को उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना ऐसा नहीं कर सकते, स्वरूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं लघुकरण में, ठीक है। दंड निवारण यानी यहां पर रिप्राइव की अगर देखें तो रिप्राइव में यहां पर क्या है कि सजा के एक रूप को हल्के रूप में प्रतिस्थापित कर देना, तो नहीं, सजा पर क्या होगा कि यहां पर एक अस्थायी रोक लगा देना, सजा पर क्या हो जाएगी, अस्थायी रोक लग जाएगी या अस्थायी रूप से क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। क्षमा पॉर्डन की बात करें तो अपराधी को सभी सजाओं से पूरी तरह क्या कर देना, मुक्त कर देना। तो अपराधी पर जितने भी दंड लगे हैं, दंडादेश लगे हुए हैं, उन सभी चीजों से पूरी तरीके से अपराधी को क्या कर देना, मुक्त कर देना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा कि तीसरा ऑप्शन यहां पर क्या है, करेक्ट है। बाकी पहले के 2 लघुकरण और दंड निवारण यानी कि जो रिप्राइव है वो दोनों आपके गलत ऑप्शन है। अगला सवाल है कि राज्य विधानसभाओं के संबंध में है, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राज्य विधानसभा,
तो भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। फिर है कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका है कि भारत का संविधान राज्य विधानसभाओं की अधिकतम और न्यूनतम संख्या जो है वो क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि राज्य विधानसभा को, ठीक है, अगर देखें तो आर्टिकल 170, ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत यह निर्धारित है कि भारत का संविधान जो है वो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम और न्यूनतम संख्या है उसको क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है अंडर द आर्टिकल 170। ठीक है। ठीक। तो यहां पर अनुच्छेद 170 जो है वो कर सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा है कि राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बल्कि राज्यपाल अगर किसी भी विधानसभा में सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तो यहां पर इन क्षेत्रों से नहीं बल्कि राज्यपाल क्या कर सकता है कि एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। किसको कर सकता है? एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। लेकिन एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की जो परंपरा है इसको 2020 में क्या कर दिया गया, इसको 2020 में खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो अभी जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की परंपरा जो है वो नहीं है। तीसरा है कि कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कुछ सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से भी चुना जा सकता है। सही है। ठीक है। अगर हम देखें कि सिक्किम, ठीक है, एक राज्य कौन है? सिक्किम एंड नागालैंड, और दूसरा जो है नागालैंड। सिक्किम और नागालैंड विधानसभा में कुछ सदस्य जो हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं, विधानसभा में चुने जा सकते हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी। 1 और 3 यहां पर क्या है, सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनन्य विशेष शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त हैं? पहला है कि राज्य सूची में सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। और तीसरा है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। पहला स्टेटमेंट लेंगे तो पहले स्टेटमेंट में अंडर द आर्टिकल 249 तो अंडर द आर्टिकल 249 राज्यसभा जो है वो सूचीबद्ध विषय पर कानून बनाने के लिए, ठीक, राज्य सूची में जो विषय हैं उन सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए क्या कर सकती है कि संसद को अधिकृत कर सकती है अंडर द आर्टिकल 249। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल भी राज्यसभा में की जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो पहल है वो राज्यसभा में होगी। उसके लिए होगा क्या कि राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित होगा उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में उसे विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। उसे किस बहुमत से पारित होना अनिवार्य है? विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत से। और दूसरा, जब वो लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा से उसे जो है साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है। तो एक तरफ विशेष बहुमत है और दूसरी तरफ कौन सा है? साधारण बहुमत है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल जो है वो राज्यसभा में की जा सकती है। फिर है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को अधिकृत करना। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है अंडर आर्टिकल 312। ठीक है। आर्टिकल 312 312 अंडर आर्टिकल 312 जो राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को क्या कर सकता है? अधिकृत कर सकता है। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। और उसके अलावा उच्च न्यायालय के संदर्भ में देखें तो अंडर आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालयों के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय कानूनी अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो यहां पर यह सही नहीं है।
जो सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में ही रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन उच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अंडर द आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय जो है केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो कानूनी अधिकार हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उन कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरे स्टेटमेंट में हम देखें, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने से पहले किसी व्यक्ति को पहले उच्च न्यायालय जाना पड़ता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मौलिक अधिकारों, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप उच्च न्यायालय जाएंगे फिर आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप अगर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहते हैं तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जाए बिना ही सर्वोच्च न्यायालय को सीधे अप्रोच कर सकते हैं। इसमें कोई भी एज सच एक स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकृत सिस्टम या स्तरीकृत व्यवस्था जो है वो काम नहीं करती है। तो यहां केवल पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। दोनों ऑप्शन यहां पर आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि संसद के सत्र के संबंध में स्थगन और सत्रावसान के बीच में निम्नलिखित अंतरों पर बात करनी है। स्थगन सदन की बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान जो है सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। यहां पर स्थगन जब किया जाता है सदन का, तो स्थगन से क्या होता है कि सदन की बैठक समाप्त होती है, ठीक। और जब संसद का सत्रावसान होता है तो इससे बैठक और सत्र दोनों ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है और सत्रावसान की शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। जब सदन का स्थगन होगा तो स्थगन करने की जो शक्ति है वो सदन के जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके पास में होगी, और सत्रावसान की जब बात आती है तो सत्रावसान जिसमें कि बैठक और सत्र दोनों ही समाप्त हो जाएंगे, तो वो जो अधिकार है वो किसके पास में है, वो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास में है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल सी। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री पद के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे किसी भी आधार पर पद से नहीं हटा सकते। पहले स्टेटमेंट में देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के सदन के, ठीक है, संसद के सदन के, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के सदन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है वो योग्य नहीं होगा या उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये स्टेटमेंट में कह रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए योग्य है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, उसे उसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के रूप में की जा सकती है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका क्या है, गलत है। इसमें नहीं बोला गया है लेकिन नियुक्ति हो सकती है अगर आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दूसरा कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन है तब तक राष्ट्रपति उसे किसी भी आधार पर पद से हटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रधानमंत्री का जो पदावधि है वो कोई ऐसा निर्धारित पदावधि नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है पद धारण करता है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा नहीं सकता।
बजाय इसके कि अगर प्रधानमंत्री अपना लोकसभा में बहुमत खो देता है या फिर अपना विश्वास खो देता है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपका दूसरा होगा, ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या आएगा? बी, क्योंकि जब तक उसके पास बहुमत का समर्थन है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता। अगला सवाल देखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इस संदर्भ में लिखित कथनों विचार करना है। पहला है कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको संविधान में परिभाषित किया गया है कि उसके कौन से आधार हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध एकमात्र मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है वो एकमात्र, इट इज नॉट ओनली फंडामेंटल राइट, ठीक है, इट इज नॉट ओनली फंडामेंटल राइट जो कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनुच्छेद 17 के अलावा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23, ठीक है, अनुच्छेद 15 जो कुछ आधारों पर भेदभाव को, विभेद को प्रतिषेध करता है, ठीक है, और उसके अलावा अनुच्छेद 23 देखें, ठीक है, तो जो कि बलात् श्रम से रिलेटेड है, ठीक, जब फोर्स लेबर वगैरह से रिलेटेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को जो है वो प्रोवाइड है। तो यह केवल अनुच्छेद 17 जो है वह केवल एकमात्र मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इसके अलावा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 23 जो हैं वो भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आप क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो इतने सवालों को हमने आज आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप दैट कि आपको बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हुई होंगी, और बाकी आप अपने सजेशंस और अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और फिर आगे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।